नमस्कार, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही यूकेपीएससी के द्वारा 23 जनवरी को डेट घोषित कर दी गई है आरओ परीक्षा की। एजी कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आयोग के द्वारा कुछ समय पहले जारी किया गया था और अब इसकी परीक्षा होनी है 23 जनवरी को। दोस्तों अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है। बिल्कुल भी तैयारी में कोई कोर कसर ना छोड़ें। आप अभी भी यहाँ से एग्जाम को निकाल सकते हैं। प्री एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्री एग्जाम में 200 नंबर का पेपर आएगा। इसमें कोई मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं आने वाली है। सारे जो 200 नंबर के प्रश्न हैं वो उत्तराखंड जीके, सामान्य अध्ययन, इसके अलावा कंप्यूटर और लीगल ग्रोसरी पर आधारित होने वाले हैं। लीगल ग्रोसरी का काफी कम पोर्शन है, इस पर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरह से आरओ के प्रिपरेशन करेंगे। उत्तराखंड जीके से बहुत से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप यहां से अगर दोस्तों बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप 1 महीने के अंदर आसानी से प्रीलिम्स को तो निकाल सकते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस की तो हम ऑलरेडी तैयारी आपको करवा ही रहे हैं। तो ये सीरीज हम आज दोस्तों शुरू कर रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एक बहुत बड़ा पोर्शन है, पीसीएस के बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है। इसके अलावा आरओ और अन्य उत्तराखंड के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आज हम जिला दर्शन से इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। पहले जिलों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर उत्तराखंड के अन्य पहलू के बारे में भी पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हरिद्वार जिले के बारे में। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार जो कि गढ़वाल क्षेत्र का एक अति विशिष्ट नगर है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार जिले के रूप में कब गठन हुआ था? हरिद्वार जिले के रूप में कब गठित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है दोस्तों, जब उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, तब ये दोस्तों गढ़वाल मंडल में इसको सम्मिलित किया गया। जब इसका गठन हुआ था दोस्तों, ये तब तक सहारनपुर मंडल में हुआ करता था। तो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हरिद्वार जिला है वो पहले गढ़वाल मंडल से पहले किस मंडल में शामिल था? तो जब ये जिले में गठित हुआ था दोस्तों, तब ये सहारनपुर मंडल में हुआ करता था और 9 नवंबर 2000 तक ये सहारनपुर मंडल में ही था। लेकिन उसके बाद इसको जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, एक जिला बनाकर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। 2360 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। इसमें 4 तहसीलें हैं, हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर। इसको आप याद कर लीजिए। राज्य में जो कुल 110 तहसीलें हैं, उनमें से जो 4 तहसीलें हैं वो हरिद्वार में हैं। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 तहसीलें कौन कौन सी हैं? वो है हरिद्वार, लक्सर, ठीक है, और इसके अलावा रुड़की और भगवानपुर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो ब्लॉक हैं वो ब्लॉक कौन कौन से हैं? 6 कुल इसमें ब्लॉक हैं। राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं दोस्तों? 95 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रुड़की, भगवानपुर, नारसन, भादराबाद, लक्सर, खानपुर, ये दोस्तों इसके ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं वो मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखी हुई हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। देखिए, सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? हरिद्वार है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला भी कौन है? हरिद्वार है। सर्वाधिक शिशु अनुपात वाला जिला भी हरिद्वार है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी हरिद्वार है और 801 इसका जनघनत्व है। बहुत सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पूरा निचोड़ यहाँ पर मैंने हरिद्वार का निकाल के रखा है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी हरिद्वार है और सर्वाधिक दशकीय जनघनत्व वृद्धि वाला जिला भी हरिद्वार है। यानी कि पिछले 1 दशक में जो सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि हुई है वो हरिद्वार में ही हुई है। ठीक है, इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी हरिद्वार है। 880 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में। इनकी कुल जनसंख्या है 4,11,274। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, और वही चलते रहेंगे जब तक भैया जब तक अगली सेंसस नहीं हो जाती। ठीक है, तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है 3। वैसे ही विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए टोटल सीटों कितनी है दोस्तों? 13 है ना। 70 में से 13 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि एससी के लिए। एसटी के लिए कितनी है? 2 हैं। ठीक है, कुल मिला के 15 सीटें होती है, तो 13 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक सीटें हैं वो हरिद्वार में आरक्षित है। क्यों? क्योंकि भाई जो सर्वाधिक एससी वाला जो जिला है वो भी हरिद्वार ही है। ठीक है, तो ज्वालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति की सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी दोस्तों कौन है? हरिद्वार ही है। 62.1% यहाँ पर अनुसूचित जाति
के लोग साक्षर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला भी हरिद्वार ही है। 34.28 मुस्लिम जाति यहाँ पर रहती है। ठीक है, यानी कि मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। ठीक है, इसके बाद देखिए रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला भी कौन है? हरिद्वार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो मुख्य पॉइंट आपको लिख रखे हैं वो आपको बस याद करते हुए चले आने, एक बार में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये मैं पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर से आप ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक है वो ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना वहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक सौर उत्पादन वाला जिला, सर्वाधिक सौर उत्पादन वाले जिले दोस्तों कौन कौन है? हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो प्रचलित और स्थिर भावों पर राज्य का सर्वाधिक जीडीपी वाला जिला भी दोस्तों कौन है? हरिद्वार ही है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो हमारा हरिद्वार है। ठीक है, इसके बाद प्रचलित भावों पे सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय वाला जो जिला है दोस्तों वो भी क्या है? हरिद्वार है। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्वाधिक सूक्ष्म लघु मध्यम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो एमएसएम उद्योग वाला जिला कौन है? वो है दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, वृहद उद्योग वाला जो जिला है वो दोस्तों वो भी हरिद्वार है। 112 यहाँ पर वृहद उद्योग है। ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम में तो आगे है ही, वृहद उद्योगों में भी सबसे ज्यादा हरिद्वार में ही है। ठीक है, अब तो दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिया हरिद्वार के इकोनॉमिकल पॉइंट और इसके अलावा दोस्तों जो इनके सेंसस पॉइंट थे और इसके अलावा जो इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट थे। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए अगला वन लाइनर, हरिद्वार किन दो पर्वतों के मध्य में अवस्थित है? हरिद्वार दोस्तों विल्व और नील पर्वत के मध्य में अवस्थित है और गंगा के दाहिने तट पर अवस्थित है। ठीक है, जो गंगा नदी है यहीं से मैदान पर उतरती है। ठीक है, और गंगा नदी कहाँ पर बनती है दोस्तों? देवप्रयाग में बनती है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, और यहीं से ये मैदान पर उतरती है। ठीक है, आगे देखते हैं पुराणों तथा साहित्य में इसके अन्य नाम क्या क्या है। देखिए गंगा द्वार बोला जाता है, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र, ये सभी इसके दोस्तों नाम हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर शिव के उपासक हैं। शिव के उपासक दोस्तों इनको हरिद्वार नाम से पुकारते हैं। ठीक है, हरिद्वार नाम किसको दिया गया है? शिव के उपासक के द्वारा इसको नाम हरिद्वार दिया गया, हरिद्वार। ठीक है, जबकि जो वैष्णव मत वाले हैं यानी कि जो विष्णु भगवान के समर्थक हैं यानी कि विष्णु भगवान को पूजने वाले हैं दोस्तों वो इसको हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, जो क्योंकि जो विष्णु भगवान के समर्थक होते हैं यानी कि विष्णु भगवान को पूजने वाले होते हैं वो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो वो इसको क्या देते हैं? हरिद्वार नाम देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रामायण काल से पूर्व यहाँ किस ऋषि का आश्रम था? तो दोस्तों कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता था? तो इनको खांडव वन बोला जाता था। जो प्राचीन इतिहासकार हैं इनके अनुसार इस क्षेत्र को दोस्तों क्या बोला जाता था? खांडव वन बोला जाता था। ठीक है, इस क्षेत्र के वनों को। आगे देखते हैं, हरिद्वार को किस संस्कृति और नगर के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड दोस्तों जरूर प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इतिहासकार ने दोस्तों इसको गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर बोला है। ठीक है, गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर बोला है और इसका जो काल इन्होंने बताया है वो बताया है 1200 ईस्वी पूर्व से 1700 वर्ष के बीच में बोला है। ठीक है, तो 1200 से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य में इसका काल बोला गया है, गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार किस जैन तीर्थकर से संबंधित है? हरिद्वार जिसको कि मायापुरी बोला जाता है तो दोस्तों ये भगवान आदिनाथ से संबंधित है। 1000 वर्ष पूर्व इनके द्वारा यहाँ तपस्या की गई थी यहाँ पर रहकर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आप लिख लेंगे और वैसे भी मैंने पीडीएफ तो प्रोवाइड करवानी है आपको लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हरिद्वार किस जैन तीर्थकर से संबंधित? दोस्तों ये आदिनाथ से संबंधित है जिन्होंने मायापुरी हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी 1000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला देखिए, उज्जैन के राजा भर्तहरि ने हरिद्वार में 2 महान ग्रंथ की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो उज्जैन के राजा भृतहरि थे इन्होंने दोस्तों हरिद्वार में 2 महान ग्रंथों की रचना की थी जिनका नाम है नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, तो नीति शतक और वैराग्य शतक, ठीक है, वैराग्य शतक, इनके द्वारा 2 महान ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, जो राजा भृतहरि थे वो कौन थे दोस्तों? जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे उनके बड़े भाई थे। ठीक है, तो 2056 वर्ष पूर्व इनके द्वारा ये रचना
की गई थी। ठीक है, इन्होंने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी में तपस्या की थी और इन ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए हर की पौड़ी तथा डांट वाली हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य मैंने अभी आपको बताया जो कि उज्जैन के राजा थे और किसके भाई थे? राजा भृतहरि के। ठीक है, तो इनकी याद में ही दोस्तों हर की पौड़ी और डांट वाली हवेली का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए चीनी यात्री हेनसांग ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री हेनसांग ने 634 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा की थी। ठीक है, और जब ये यहाँ पर आया तो इसने हरिद्वार को नाम दिया था मोयुलो। ठीक है, तो हेनसांग ने हरिद्वार तथा गंगा को किन नामों से संबोधित किया? हरिद्वार को दोस्तों इसने बोला है मोयुलो और गंगा को बोला है महाभद्रा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो कनिंगम थे ना, कनिंगम ने मोयुलो को मयूरपुर बोला है। ठीक है, एक और कभी कभार फैक्ट आ सकता है, जो कनिंगम थे, कनिंगम, ठीक है, इनके द्वारा मोयुलो को क्या बोला गया है? मयूरपुर बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने दोस्तों हरिद्वार में 1399 में आक्रमण किया था। ठीक है, तैमूर लंग का इतिहासकार कौन था? सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या बोला है? तो दोस्तों इसके साहित्यकार ने इसको कायोपिल या कुपिला या कोहपेरी बोला है। ठीक है, तो कनिंगम इसको बोलते हैं कोहपेरी, जबकि सरुद्दीन ने इसको क्या बोला है? कुपिला या कायोपिल बोला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो बोला, लेकिन उसको कनिंगम के द्वारा मयूरपुर बोला गया, ऐसे ही तैमूरलंग के इतिहासकार ने सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल, कुपिला बोला और कोहपेरी उसको कनिंगम के द्वारा बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस मुगलकालीन इतिहासकार ने मायापुरी हरिद्वार का उल्लेख किया? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए तो किस मुगलकालीन इतिहासकार ने मायापुरी हरिद्वार का उल्लेख किया दोस्तों? वो है अबुल फजल। ठीक है ना, अबुल फजल। इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी दोस्तों? आईने अकबरी। ठीक है, अकबर के क्या थे? इतिहासकार थे। तो अबुल फजल ने ही मायापुरी हरिद्वार का उल्लेख किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद देखिए अष्टकोणीय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अष्टकोणीय स्तंभ का निर्माण दोस्तों ये मानसिंह के द्वारा किया गया था। अकबर के ये सेनापति थे, तो इनके द्वारा ही अष्टकोणीय स्तंभ का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं। किसके द्वारा हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करवाया और प्राचीन नगर के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव भी रखी गई? तो वो भी दोस्तों कौन थे? अकबर के सेनापति मानसिंह। ठीक है, तो हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया था और प्राचीन नगर के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो अकबर के सेनापति मानसिंह के द्वारा नींव ये रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपवासी हरिद्वार आया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न और बार बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, टॉम कैरेट। ठीक है, टॉम कैरेट क्या होता है दोस्तों? 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला जो यूरोप यात्री था, ये यूरोप वासी था, ये टॉम कैरेट हरिद्वार आया था। ठीक है, और इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी बोला है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला, जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा कब की? तो जहांगीर ने यात्रा की थी 1620 में। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर 1620 में हरिद्वार में आया था। ठीक है, गुरु के शासनकाल के दौरान हरिद्वार प्रमुख केंद्र था। ठीक है, गुरु के शासनकाल के दौरान हरिद्वार किसकी, मतलब गुरु का मतलब नहीं है, मतलब ये गुरु नहीं होगा दोस्तों, ये होगा गोरखा। ठीक है, तो गोरखों के शासनकाल के दौरान हरिद्वार प्रमुख केंद्र था दासों की बिक्री का। ठीक है, मतलब जब यहाँ पर गोरखा शासन हो गया था ना, तो जैसे कि आपको पता है कि भाई 1804 के बाद जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद गोरखों ने पूरे इस क्षेत्र को हथिया लिया था। ठीक है, तो गोरखों के शासनकाल के दौरान क्या था कि जो हरिद्वार था वो दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? तो 1915 और 1927 में गांधी जी के द्वारा हरिद्वार की यात्रा की गई थी। ठीक है, ये सारे दोस्तों मैंने फैक्ट्स निकाल के यहाँ पर डाले हैं और ये सारे के सारे फैक्ट्स क्या हैं? रिलेटेड हैं परीक्षाओं से। तो इनको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए एक बार और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं बनेगी। ये वीडियो आपकी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 मिनट की वीडियोज़ रहेंगी और आपको इसमें सारा का सारा निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हरिद्वार में कांची काम कोटी
पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जैनेंद्र सरस्वती द्वारा दक्षिण शैली में किस मंदिर की स्थापना की गई है? ठीक है, तो दक्षिण ये है मकर वाहिनी गंगा, काले पत्थर के मंदिर है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हरिद्वार के में कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जैनेंद्र सरस्वती द्वारा दक्षिण शैली के एक मंदिर की स्थापना की गई है, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है मकर वाहिनी गंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा है, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मकर वाहिनी गंगा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थी शंकराचार्य जैनेंद्र सरस्वती के द्वारा। दक्षिण शैली का ये मंदिर है। ठीक है, तो दक्षिण शैली का मंदिर कौन सा है दोस्तों? वो है मकर वाहिनी गंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हरिद्वार के किन 5 तीर्थियों को पौराणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण बताया गया है? तो दोस्तों यहाँ के जो 5 तीर्थ हैं वो कौन कौन है? एक है हर की पैड़ी, कुसावर्त घाट, ठीक है, नील पर्वत, कनखल और बिल्व पर्वत। ठीक है, इनको दोस्तों पुराणों में महत्वपूर्ण बताया गया है। 5 तीर्थों को पौराणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, अब देखिए हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये दोबारा से आ गया। अब देखिए अगला आता है गऊ घाट। गऊ घाट क्या होता है दोस्तों? ये यहाँ पर कुछ मैंने जो यहाँ के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बोला कि भाई जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी को दोस्तों क्या बोला जाता है? ब्रह्मकुंड भी बोला जाता है। तो ब्रह्मकुंड का जीर्णोद्धार मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला आता है गौ हत्या की मुक्ति के लिए गऊ घाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई मनुष्य है, उसने गौ की हत्या करी है, गाय की हत्या करी, तो उसके पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो गौ हत्या से मुक्ति हेतु गऊ घाट में स्नान किया जाता है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा। ठीक, इसके बाद देखिए कुसावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो कुसावर्त घाट का दोस्तों क्या है? महारानी अहिल्याबाई ने इसको करवाया था, इसका निर्माण। ठीक है, तो कुसावर्त घाट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला देखते हैं, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी दोस्तों कौन है? माया देवी। ठीक है, यहाँ पर माया देवी का मंदिर भी है, और जो ये मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, ठीक, जो देवी के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है, और इसका नाम है माया देवी मंदिर। तो यहाँ की ये अधिष्ठात्री देवी है। आगे देखिए, मनसा देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो मनसा देवी का पर्वत है दोस्तों, वो किस पर है? विल्व पर्वत पर स्थित है, जो कि नगर के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए चंडी देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंडी देवी का मंदिर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका कहाँ है? वैसे देखा जाए तो ये पौड़ी की बाउंड्री पर आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो पौड़ी, लेकिन माना जाएगा हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार से पौड़ी सीमा बनाता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है? हरिद्वार के पूर्वी छोर के शिवालिक के नील पर्वत पर दोस्तों ये अवस्थित है। ठीक है, तो चंडी देवी मंदिर वैसे देखा जाए तो पौड़ी जिले में आएगा, लेकिन हरिद्वार के बहुत ज़्यादा समीप है। ठीक है, तो हरिद्वार में ही जो आपका नील पर्वत है उस शिखर पर अवस्थित है, और ये नील पर्वत शिखर है कहाँ पर है दोस्तों? पौड़ी में, क्योंकि जो हरिद्वार है वो नील और विल्व पर्वत के बीच में है, मतलब उसके बीच मध्य में स्थित है, गंगा के दाहिनी ओर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विल्वकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो विल्वकेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? विल्व पर्वत की तलहटी में, यानी कि हरिद्वार में ही दोस्तों ये अवस्थित है। यहाँ पर तो जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सब क्या है? हरिद्वार से रिलेटेड है, बस आपको याद करते हुए चले जाना है। भीमगोड़ा कुंड, भीमगोड़ा कुंड दोस्तों क्या है? ये भी हरिद्वार में अवस्थित है दोस्तों, इसको पांडव काल का माना जाता है। ठीक है, तो ये घोड़े की टाप से बना हुआ कहा जाता है कि ये घोड़े की जो टाप है, यानी समझते हैं ना, जो घोड़े का खुर होता है वो यहाँ पर पड़ा था। तो वो जो घोड़ा था वो किसका था? भीम का घोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भीमगोड़ा कुंड। ठीक है, यानी कि भीम के घोड़े ने यहाँ पाँव रखा और यहाँ क्या बन गया? कुंड बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रचलित कथा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, गंगा जी से स्थल से 7 धाराओं में विभक्त होकर वही उस स्थल को कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पर गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त होकर बही थी, ठीक है, तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? सप्त ऋषि आश्रम या सप्त सरोवर उसको बोला जाता है। ठीक है, जब गंगा जी दोस्तों पृथ्वी पर आई थी ना, तो हरिद्वार के निकट पे जो सप्त ऋषि के आश्रम थे उनको देखकर वो रुक गई थी। ठीक है, और उसको निर्णय नहीं हो पाया था कि भाई कहाँ से गुजरा जाए। ठीक है, क्योंकि 7 ऋषि वहाँ पर तपस्या करे थे और उनके आश्रम थे। तो हुआ क्या कि भाई जो गंगा है उनको सबकी मर्यादाओं को रखने के लिए 7 धाराओं में विभक्त होना पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए
उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सप्त सरोवर या सप्त ऋषि बोला जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर गंगा एक ऋषि के आश्रम से गुजरती तो भाई दूसरे को अपमान हो जाता ना, तो इसलिए उस स्थल को दोस्तों क्या बोला जाता है, सप्त ऋषि आश्रम या सप्त सरोवर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में किस संस्थान की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये है शांति कुंज। ठीक है, गायत्री तीर्थ के रूप में इसको जाना जाता है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रश्न बहुत बार आता है शांति कुंज कहाँ पर अवस्थित है, हरिद्वार में, लेकिन इसकी स्थापना से रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी कही जाने वाली वो हरिद्वार का एक उपनगर है, कौन है दोस्तों, कनखल। ठीक है, कनखल जो कि हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक नगर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका यूकेपीएससी है ना, यूकेपीएससी भी क्या है, कनखल पर ही अवस्थित है। ठीक है, तो कनखल के आसपास ही अवस्थित है। वैसे देखा जाए तो यूकेपीएससी जो हरिद्वार का जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे कभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गेट के अगर अंदर कभी आप एंट्री करेंगे तो कनखल हरिद्वार में ही अवस्थित है। ठीक है, तो ये शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी कही जाती है इसको, और हरिद्वार का एक उपनगर है जो कि क्या है, कनखल है। ठीक है, आगे देखते हैं, रुड़की किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब रुड़की के बारे में भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। रुड़की दोस्तों क्या है, सोनाली नदी जिसको कि गंग नहर। ठीक है, आप जानते हैं कि जो गंग नहर है वो बहुत यहाँ की इंपॉर्टेंट नहर है। ठीक है, तो गंग नहर सोनाली नहर जो कि गंग नहर से रिलेटेड है दोस्तों, ये इसके बगल में अवस्थित है। ठीक है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों उस समय थे, इसका निर्माण कर्नल पीबी काटले के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे थॉमसन, तो इनके द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी, मतलब इसके बारे में सोचा गया था तत्कालीन गवर्नर थॉमसन के द्वारा। ठीक है, और लेकिन इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कर्नल पीबी काटले के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके निर्माण में उस समय पर 1847 में रुड़की में एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसका क्यों स्थापना की गई थी, क्योंकि तकनीकी सहयोग के लिए चाहिए थी। ठीक है, अब इस कॉलेज को आज आईआईटी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीजों को और। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1847 में। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसको कि आज रुड़की आईआईटी के नाम से जाना जाता है। आज इसको आईआईटी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वप्रथम रेल इंजन किस वर्ष से चलाया गया था, तो 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर। ठीक है, पिरान कलियर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, कौन है दोस्तों, ये हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है पिरानी कलियर, जो कि रुड़की के पास में अवस्थित है, और ये मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर उर्स का मेला लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तो प्रथम रेल इंजन किस वर्ष में चलाया गया था दोस्तों, ये चलाया गया था 22 दिसंबर से 1851 को रुड़की से पिरान कलियर में। ठीक है, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये तो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्योंकि तकनीकी संस्थान था, तो यहाँ के लोगों ने इस रेल इंजन का निर्माण किया था, इसके सहयोग से ये चल पाया। ठीक है, आगे देखते हैं, रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये रुड़की में अवस्थित इसको किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखिए, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप व केंद्रीय भवन अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और बंगाल इंजीनियर ग्रुप, ये दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, ये रुड़की में अवस्थित है। ठीक है, इससे केंद्रीय भवन अनुसंधान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे रिलेटेड तो बहुत बार प्रश्न आते हैं, सीबीआरआई। ठीक है, तो सीबीआरआई कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये रुड़की में अवस्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान किस जिले में अवस्थित है दोस्तों, ये भी हरिद्वार रुड़की में अवस्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। इसके अलावा भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान यानी कि IRI रुड़की, ये भी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, रुड़की में। पहले मैं यहीं जॉब किया करता था, जब मैं सिंचाई विभाग में था पोस्टेड, तो मैं IRI में काम कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच एकता की एक जीवंत मिसाल कही जाने वाली पिरानी कलियर किससे संबंधित है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर से दोस्तों ये संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण
मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि रुड़की के पास में अवस्थित है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हरिद्वार जिले से संबंधित महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लगी होगी और आपको बिल्कुल ये हेल्प करेगी। इट इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर काम पसंद आता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।